केमिस्ट्री क्लास 11 जैक बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन की ओर एक कदम आगे बढ़ते हुए हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो कि लिया गया है क्लास 11 केमिस्ट्री से। तो हम ये आशा करते हैं कि आप और भी सारे जितने भी कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स बताए जा रहे हैं उनको आपने पढ़ा होगा, बड़ी आसानी से उसको समझने की कोशिश की होगी। तो ठीक उसी के जैसा और ही कॉम्प्रहेंसिव वे में और ही एक्सप्लेनेटरी वे में हम कुछ और एमसीक्यूज आपको देने जा रहे हैं ताकि आप आसानी से हंसते खेलते क्लास 12 में जाएं और क्लास 12 में हमारे साथ बने रहें टीएनटी केमिस्ट्री वर्ल्ड के साथ। चलिए तो देखते हैं आज का ये पहला सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? आइडियल गैस इक्वेशन देखिए, इसको देखते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन होता क्या है? इट इज आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू nRT। PV is equal to nRT। It is ideal gas equation। यहाँ पर n क्या है? n है नंबर ऑफ मोल्स। बड़ी सिंपल सी बात है। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है। यहाँ क्या बोला है कि 1 ग्राम मोल के लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगा? आप समझ गए होंगे। 1 ग्राम मोल के लिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगा? पी वी इज इक्वल टू एन के बदले 1 रख दो तो ये हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू आर टी। इसका मतलब कि सही ऑप्शन होगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम्स की ओर चलते हैं। वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ वॉल्यूम। वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। प्रेशर और वॉल्यूम के साथ वेरिएशन आपको दिखाना है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर और वॉल्यूम के साथ जो वेरिएशन होता है उसको बोलते हैं बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ क्या कहता है? वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई प्रेशर। कब? जब यहाँ टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो वॉल्यूम और प्रेशर और वॉल्यूम का जो वेरिएशन है इसके लिए ऑप्शन होगा 2। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि तब चार्ल्स लॉ क्या है? जब वॉल्यूम V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक है, तब ये हुआ चार्ल्स लॉ। समझे? और एवोगाड्रोस लॉ क्या होता है? व्हेन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। इसमें टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट होते हैं। दैट मीन्स NTP या STP पर। NTP का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड STP का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, चलिए तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ वाटर कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉपलेट्स। मीन्स जो बारिश की बूंदें होती हैं वो स्फेरिकल शेप लेती हैं। इसको एक्सप्लेन कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी करता है? इसको कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता है? ठीक है, तो ये बहुत जाना पहचाना क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर आपको भी मालूम होगा, दैट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं दे टेंड टू एक्वायर्स द मिनिमम वॉल्यूम विच कैन बी प्रोवाइडेड बाय स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल ड्रॉपलेट। तो सरफेस टेंशन के कारण
स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉपलेट्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी फ्लूइड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है जो उसके विस्कस नेचर को एक्सप्लेन करता है। टेम्परेचर और प्रेशर तो आप जानते हो। नेक्स्ट ठीक है, ए गैस दैट फॉलोज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोज लॉ इज कॉल्ड, आपका ऑप्शन है इनर्ट गैस, आइडियल गैस, रियल गैस एंड वाटर गैस। द करेक्ट ऑप्शन इज आइडियल गैस। आइडियल गैस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अभी आपने देखा PV इज इक्वल टू nRT। ऊपर के सवाल में क्या हमने दिया था कि n का वैल्यू जब 1 हो जाए, दैट मीन्स 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए ये इक्वेशन फॉर 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा? फॉर 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा PV इज इक्वल टू RT। नेक्स्ट सम्स की ओर चलते हैं। थर्मस फ्लास्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, थर्मस फ्लास्क किसका एग्जाम्पल है? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम? बड़ी बखूबी आप जानते हो कि आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि थर्मस फ्लास्क में क्या होता है कि न तो हीट एनर्जी बाहर जा पाती है, न बाहर से हीट एनर्जी या मास का कम्युनिकेशन अंदर हो पाता है। मीन्स थर्मस फ्लास्क में सपोज यहाँ आप एक सिंपल थर्मस फ्लास्क का एक फिगर बना लो। इसमें क्या होता है, इसमें बाहर से भी एनर्जी नहीं जाती है, न तो अंदर से बाहर जा पाती है, न बाहर से अंदर जा पाती है, और मैटर भी नहीं जा पाता है। मैटर मीन्स मास, मास या मैटर, दोनों में से कोई भी ना तो बाहर जा पाते हैं ना अंदर आ पाते हैं। यही कारण है कि थर्मस फ्लास्क में अगर कोई लिक्विड को हम गर्म स्टेट में और हीटिंग स्टेट में रखते हैं तो वो हीट ही रहता है, ठीक है। लेकिन क्लोज्ड सिस्टम में क्या होता है? क्लोज सिस्टम में एनर्जी अंदर से बाहर जा सकती है, एनर्जी का कम्युनिकेशन होता है, एनर्जी कम्युनिकेट कर सकती है, अंदर से बाहर जा सकती है, लेकिन मैटर नहीं, मैटर नहीं, ठीक है। केवल एनर्जी का कम्युनिकेशन हो तो क्लोज्ड सिस्टम, और ओपन सिस्टम में मैटर और एनर्जी दोनों का कम्युनिकेशन हो, मैटर प्लस एनर्जी दोनों का कम्युनिकेशन हो, देन इट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। समझ रहे हैं? चलिए, द प्रोसेस विथ कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर के प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। यहां पर करेक्ट ऑप्शन आपने देखा सी, यहां पर करेक्ट ऑप्शन है बी। बी में क्या होता है? बी में क्या होता है कि चेंज इन प्रेशर, दैट मीन्स डीपी का वैल्यू, डीपी का वैल्यू 0 होता है, ठीक है, चेंज इन प्रेशर नहीं होता है। जबकि थोड़ा आइसोथर्मल केस में देख लें, यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर 0 होता है। चेंज इन टेम्परेचर 0 होगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 हो जाएगी। जबकि आइसोकोरिक प्रोसेस के केस में हम लोग क्या देखते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0, और एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट एनर्जी का वैल्यू 0 होता है, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट देखें, मैक्सिमम नेचुरल प्रोसेस, जो भी नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं वो आपको इरिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस आपको मालूम है कि वो काफ़ी स्लोली होते हैं, और उनके लिए जो टेम्परेचर होता है उनके उसका वैल्यू कांस्टेंट होता है। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस वैसा नहीं होता है। सपोज द केस ऑफ, आपके टंकी में
ऊपर टंकी में पानी रखा हुआ है तो नेचुरली अपने आप वो नीचे टैप में आ सकता है। दैट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट है एंट्रोपी। एंट्रोपी बड़ी जाना पहचाना टर्म है। एंट्रोपी क्या करता है, रैंडमनेस को मेजर करता है। अब रैंडमनेस क्या है, सपोज करें यहाँ पर आपके पास आइस है, तो आइस के केस में क्या होता है कि जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं विल पैटर्न में अरेंज्ड होते हैं और मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी अधिक होता है इन द केस ऑफ सॉलिड स्टेट। जब इसको हम हीट करते हैं तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाता है और सभी मॉलिक्यूल्स दूर दूर होने लगते हैं। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल सिस्टेमेटिक वे में अरेंज थे अब उनकी सिस्टेमेटिक मैनर धीरे धीरे कम होते जाता है जब वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। और इसको और अधिक आप हीट करो तो ये गैस स्टेट में कन्वर्ट होगा। और आप जानते हो कि गैस स्टेट में मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होता है, जिसके कारण गैसियस मॉलिक्यूल जिधर जब मर्जी वो चले जाते हैं। ठीक है, यही कारण है कि गैस के लिए रैंडमनेस का वैल्यू सबसे अधिक होता है। मीन्स गैस की एंट्रोपी सबसे अधिक होगी, लिक्विड की उनसे कम होगी और सॉलिड की एंट्रोपी सबसे कम होगी इन तीनों स्टेट में। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन से ये लिया गया है, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, के का वैल्यू क्या होगा, जो प्रोडक्ट है उसके मैग्नीट्यूड को, उसके कॉन्सेंट्रेशन को हम ऊपर लिखते हैं शॉर्ट भाषा में, मल्टीप्लाइड बाय CO2, ये गैसियस स्टेट में है, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaCO3। हम जानते हैं कि सॉलिड स्टेट में जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो इन दोनों के बदले हम जब 1 रख देंगे तो हमारा K का वैल्यू क्या आ जाएगा, K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया गया है, हमारे असिस्टेंट साहब ने इसको शायद छोड़ दिया है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा दिस, K इज इक्वल टू CO2। इसके बाद जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो गलत होंगे। नेक्स्ट टाइम वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या आपसे कहा जा रहा है, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ H2O। कॉन्जुगेट एसिड ऑफ H2O, इसका मतलब कि H2O यहाँ पर बेस का काम कर रहा है। ध्यान दीजिए, फिर से देखिए, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ H2O, H2O का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला आप लिख लें। यहाँ तो ये क्लियर है कि एसिड आपसे पूछा जा रहा है तो H2O को एज ए बेस काउंट किया जा रहा है, एज ए बेस। ठीक है, तो बेस से कॉन्जुगेट एसिड पाने के लिए आप ये फॉर्मूला याद करो, बेस प्लस H प्लस, बेस में H प्लस आप ऐड कर दोगे तो उसका कॉन्जुगेट एसिड मिलेगा, कॉन्जुगेट एसिड मिलेगा। तो आपका बेस यहाँ काम कर रहा है H2O, H2O में आप H प्लस ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, H3O प्लस। ठीक है, तो H3O प्लस हुआ इसका कॉन्जुगेट एसिड। इसका मतलब द करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम्स की ओर चलते हैं। यहाँ है द कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2SO4। H2SO4 के कॉन्जुगेट बेस को निकालना है। इसका मतलब कि H2SO4 डेफिनेटली यहाँ एसिड है, तो एसिड के लिए आप क्या करेंगे, एसिड में से एक H प्लस को माइनस कर दें,
जो आएगा वो कॉन्जुगेट बेस होगा। तो एसिड हो गया आपका H2SO4, इसमें से H प्लस आपने माइनस किया, ठीक है। इसके आधार पर आप कोई भी सवाल बना सकते हो। तो क्या हो जाएगा, एक H को निकालो और एक H प्लस के रूप में जा रहा है तो अपना माइनस इसको छोड़ के जाएगा, तो ये होगा HSO4 के ऊपर माइनस। तो करेक्ट ऑप्शन होगा HSO4 माइनस, ठीक है। अगर SO4 रहे तो इसी आधार पर आप इसके एसिड को निकाल सकते हैं। और ये भी याद रखेंगे कि जिसके ऊपर माइनस होगा, माइनस चार्ज होगा या इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, उसको आप बेस काउंट करके चलना, ठीक है। चलिए, द वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या है? वाटर एक वीक एसिड और वीक बेस की तरह काम करता है, जिसके कारण इसका डिसोसिएशन बहुत कम होता है। अगर हम ये वाटर को लें, डिसोसिएशन कम होता है, इसलिए इसको रिवर्सिबल साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं H प्लस और OH माइनस में, ठीक है। तो इसका डिसोसिएशन बहुत कम होता है, वेरी स्लो डिसोसिएशन। इसका मतलब ऐसे सपोज करें कि मान लीजिए कि आपने 100 मॉलिक्यूल लिया है H2O का, उसमें से 2-3 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हुआ, ठीक है। तो बाद बाकी 97 मॉलिक्यूल तो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में हुए ना, ये अनडिसोसिएटेड फॉर्म हुआ, अनडिसोसिएटेड फॉर्म। तो आयनिक फॉर्म में तो बहुत कम H प्लस और OH माइनस आयन हुआ। एनीवे, इसके लिए K का वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या होगा, K इज इक्वल टू हो जाएगा आपको OH माइनस मल्टीप्लाइड बाई H प्लस, आप H प्लस मल्टीप्लाइड बाई OH माइनस भी लिख सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O, ठीक है। तो ये प्योर लिक्विड स्टेट में है, इसके बदले हम 1 लिख सकते हैं। और वैसे भी H2O का कॉन्सेंट्रेशन बहुत अधिक है, तो हम इसको कांस्टेंट मान सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल रिमूव हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट भी है और इसका वैल्यू 1 होगा क्योंकि ये प्योर लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। तब इसके लिए K का वैल्यू क्या हो जाएगा, K का वैल्यू हो जाएगा H प्लस, ये स्क्वायर ब्रैकेट कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब हुआ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन और OH माइनस आयन, ठीक है। इन्हीं दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट को, इन्हीं दोनों के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, समझे। अब ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं KW से, ठीक है। तो इसका द वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज, करेक्ट ऑप्शन होगा A। नेक्स्ट आए, द वैल्यू ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। देखिए, अभी हमने बताया कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है इसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता, ठीक है। सांद्रता को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास दिया गया है, देखिए HNO3 एसिड है, HNO3 एसिड है, ये डिसोसिएट करेगा तो आपको क्या देगा, H प्लस प्लस NO3 माइनस। तो H प्लस यहाँ पर द वैल्यू ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इन 0.01 m HNO3, 0.01 m HNO3 में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। तो इसको कैसे हम निकालेंगे,
यहाँ देखिए, द वैल्यू ऑफ OH माइनस आयन इन इतना m मोलर HNO3। इसका मतलब कि H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ दिया गया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू 0.01 m। इसका मतलब हुआ 0.01 मोलर का मतलब m फॉर मोलर इज इक्वल टू मोल पर लीटर। ये कॉन्सेंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन का। अब हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया है, इसको आप लिख सकते हो 1/100 m। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 1/10⁻²। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/10⁻⁻² m मोल पर लीटर। तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन आपने निकाल लिया, और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के फॉर्मूला से आप जानते हो कि ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन मल्टीप्लाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू, ये कैलकुलेटेड वैल्यू होता है 1 × 10⁻⁻14। H प्लस और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू होता है 1 × 10⁻⁻14। किस पर? एट 25 डिग्री C और 298 K रूम टेम्परेचर पर इसका वैल्यू 1 × 10⁻⁻14 होता है। अब H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन आपने निकाल लिया है साहब, ठीक है। इसके बदले H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन आप रख दो 10⁻⁻2 मल्टीप्लाइड बाई OH कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10⁻⁻14, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻2। -2 10 सेम है, तो -2 को आप ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻14 प्लस 2 इज इक्वल टू 10⁻⁻12। ये कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा OH माइनस आयन का। समझ में अब बात आ रही है? ये एकदम जीरो लेवल से बता रहे हैं कि फर्स्ट टाइम भी जो देख रहे हो उनको भी बात समझ में आए। तो इसमें सही आंसर होगा आपका C। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आए। व्हाट इज द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन विथ pH इज इक्वल टू 12। बहुत सुंदर और बहुत सिंपल सा सवाल है। इसके लिए एक सिंपल फार्मूला, शॉर्टकट फार्मूला आप याद रखें। देखिए, यहाँ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻pH। 10⁻⁻pH। आपको क्या निकालना है? हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। pH का वैल्यू आपको दिया गया है 12। आपको क्या करना है कि यहाँ pH के वैल्यू को पुट कर देना है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁻, pH के बदले रख दो -12। द करेक्ट आंसर इज C। यहाँ ये भी समझ लें कि अगर आपको समझें कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, जस्ट अपोजिट हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया गया है 10⁻⁻12, तो इसका pH क्या हो जाएगा? pH हो जाएगा 12। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट, pH ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन इज। किसी एसिडिक सॉल्यूशन का pH क्या होता है? 0 होता है, 7 होता है, <7, <7। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। ये देखिए, आपका pH स्केल को यहाँ बना रहे हैं 7, ठीक है। यहाँ 6, 5, 4, 3, 2, 1, और यहाँ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14।
ये जो 7 होता है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए होता है, ठीक है। 7 से अधिक जो होता है वो बेसिक सॉल्यूशन के लिए होता है, और 7 से कम जो होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन के लिए होता है। इसका मतलब कि करेक्ट ऑप्शन इज लेस देन 7, ठीक है। इसी तरह से समय अधिक नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी लेकिन बड़े ध्यान से समझ के पढ़ें, रट्टा मारने वाली टेंडेंसी को कम करें। आप एक बार समझने की आदत डालो, सीखो। हम समझते हैं कि बहुत मज़ा आएगा आपके पढ़ाई में, और आपके रिजल्ट, आपके कैलिबर और आपके प्रोग्रेसिव एटीट्यूड में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। एक बार करके देखिए, और फिर साथ हैं हम लोग, साथ जितने भी आपको कोऑपरेशन है आज की डेट में, बहुत सारे कोऑपरेटिव हैंड्स हैं आपके पास। इसलिए मन लगा के पढ़ते रहिए और अपने 11 के एग्ज़ाम में बहुत बढ़िया परफॉर्म करें। इसी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए हम इसको इतना ही पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अपने एग्ज़ाम के रिजल्ट्स हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आई एम वेटिंग फॉर दैट, ठीक है। ओके, थैंक यू।